दोस्तों, साउथ कोरिया ने अभी एक ऐसी मूवी को रिलीज किया है जिसने ट्रायंगल जैसी मूवी की स्टोरी को भी हिलाकर रख दिया है। मूवी शुरू के 5 मिनट में कोई तूफान या सर्वाइवल मूवी जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही एक स्टेप पर कहानी पूरा यू टर्न ले लेती है तो अचानक ये मूवी मिस्ट्री थ्रिलर में बदल जाती है। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पिछले हफ्ते ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मूवी को पूरा देखना जरूर, और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत एना नाम की लेडी से होती है, जो गहरी नींद में सोई होती है। आज सुबह सुबह उसका बेटा जीन उसे नींद से जगाता है ताकि वो स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जा सके। जीन उससे कहता है कि माँ, आज काम से छुट्टी ले लो क्योंकि मेरा अंडर वाटर डाइविंग टेस्ट है और मैं पिछले 2 दिनों से इसी की तैयारी कर रहा हूँ। एना हाँ कहकर उठती है, लेकिन तभी उसे घर के बाहर से पानी की तेज आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की खोलकर देखती है तो तेज बारिश हो रही थी। फिर वो जीन के लिए नाश्ता बनाने लगती है और रोज की तरह अपनी माँ को फोन करके उनके हालचाल पूछती है। उसकी माँ बताती है कि उसके इलाके में भी तेज बारिश हुई है, लेकिन ये सुनकर एना को लगता है कि ये सब एबनॉर्मल है। इसके बाद तेज तूफान शुरू हो जाता है, जिसको देखने से लग रहा था कि वो लंबे समय तक चलने वाला है। अब एना अपनी माँ से कहती है कि वो आज काम पर नहीं जा पाएगी। फिर कॉल खत्म करने के बाद एना जीन और अपने लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। तभी अचानक अपार्टमेंट के अंदर आ रहा है। एक पल के लिए वो सोचती है कि शायद ऊपर के किसी लेकिन फिर जब वो सामने खिड़की की तरफ देखती है तो ऊंची पानी की लहरें पूरे इलाके को डुबा रही होती है। यहाँ तक कि वो तीसरी मंजिल पर थी, फिर भी वो लहरें उसकी खिड़की तक पहुंच चुकी थी। अब एना ये देखकर हैरान हो जाती है और उसी समय बिल्डिंग मैनेजमेंट का अलार्म बजता है। वो वार्निंग देते हैं कि बड़ा फ्लड आ चुका है और पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका है। फिर सभी रेसिडेंट्स को ऊपरी मंजिल पर जाने को कहा जाता है। इस बीच बिजली बंद हो चुकी थी और एलिवेटर्स काम नहीं कर रहे थे, इसलिए कहा जाता है कि सभी को सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। ये सुनकर एना तुरंत हरकत में आती है। वो अपने और जीन के कपड़े समेटती है कि तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर जो का कॉल आता है। वो कहता है, मुझे आपकी सिक्योरिटी और रेस्क्यू की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए आप अपना सामान छोड़ दो और सिर्फ बेटे के साथ ऊपर जाओ। मैं जल्दी ही पहुंच रहा हूँ। यही हमें पता चलता है कि एना एक डॉक्टर है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल डिजास्टर प्रेडिक्शन की स्पेशलिस्ट। असल में यही वजह थी कि वो पहले से ही हालात को लेकर सतर्क थी, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसी कैटास्ट्रोफी किसी भी वक्त हो सकती है। खैर, अब एना इन बातों पर ध्यान नहीं देती और वो जीन की मेडिसिन उठाकर छोटे से बैग में रखती है और उसे पीठ पर उठाकर बाहर निकल जाती है। फिर बाहर निकलते ही वो चौंक जाती है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था। वो देखती है कि सारे लोग घरों से निकलकर ऊपरी मंजिल की तरफ भाग रहे हैं। सीढ़ियों पर भीड़ हो जाती है और जल्दी पता चलता है कि ऊपर जाने का रास्ता किसी चीज से ब्लॉक है, इसीलिए पड़ोसी सीढ़ियों पर खड़े रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। अब एना जीन को लेकर इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ भागती है और फिर चढ़ते हुए वो जीन को शांत करने की कोशिश करती है ताकि वो डरे नहीं। लेकिन बच्चा सामने का डरावना दृश्य देख लेता है, जहां पानी में तैरते लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए एना अब उसका ध्यान भटकाने के लिए गाना भी गाने लगती है। वो तेजी से ऊपर चढ़ती है, लेकिन फिर वो देखती है कि इमरजेंसी स्टेयर्स भी बंद हैं, क्योंकि पड़ोसियों ने वहां भी सामान रख दिया होता है। अब एना सीढ़ियों के किनारे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते बचती है। इसके बाद मजबूरी में उसे वापस मेन स्टेयर्स की तरफ लौटना पड़ता है। फिर वहां उसे सामने वाली बिल्डिंग में जो दिखाई देता है, जो उसे ढूंढ रहा होता है। अब एना उसे आवाज देती है और इशारा करके अपनी जगह बताती है, लेकिन उसी पल उसे एहसास होता है कि जीन उसके साथ नहीं है। फिर वो उसे पास के एक पड़ोसी की अपार्टमेंट में जाकर देख लेती है। अब एना फौरन उस अपार्टमेंट में दाखिल होती है और तेजी से उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी ऊंची पानी की लहरें उनकी तरफ आती हैं और खिड़की से ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब वो पानी खिड़कियों को तोड़ देता है और पूरा अपार्टमेंट डूब जाता है। इसी पल एना को अपनी एक पुरानी मेमोरी याद आती है, जिसमें खुद को वो अपने पति के साथ कार में देखती है और वो दोनों पानी में डूब रहे होते हैं। लेकिन तभी एना एकदम से उस मेमोरी से बाहर निकल कर आती है और फौरन पानी के नीचे तैरकर जीन को ढूंढती है। और इसी बीच उसके बेटे की मेडिसिन वाला बैग भी वहीं छूट जाता है। इसके बाद वो ऊपर आकर गहरी सांस लेती है और दोबारा डुबकी लगाती है। अब वो डूब चुके लोगों की लाशों के बीच जीन को तलाशती रहती है और आखिरकार उसे जीन मिल जाता है, जो इस वक्त बेहोश होता है।
अब ऐना उसे होश में लाने की कोशिश करती है, क्योंकि डॉक्टर होने की वजह से उसे अंदाजा था कि जीन अभी अभी बेहोश हुआ है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो दरवाजा दूसरी तरफ से बंद होता है। इसी बीच अब सांस रोकने की वजह से ऐना की हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन इतने में जो वहां पहुंच जाता है। फिर वो दरवाजा खोलता है और ऐना और जीन को बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं और जो जीन को सीपीआर देता है, जिससे उसे होश आ जाता है। अब ऐना अपने बेटे को गले लगाकर शांत करती है। इसके बाद जो अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड करता है कि मैंने डॉक्टर ऐना और उनके बेटे जीन को रेस्क्यू किया है और अब उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकालने की तैयारी में हूँ। इसके बाद वो ऐना को बताता है कि अब उन्हें रूफटॉप पर जाना होगा, जहाँ से कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आएगा। फिर ऊपर चढ़ते समय जीन कहता है कि उसे सालों पुरानी घटना याद आ गई, वो एक्सीडेंट जब उनकी कार पानी में गिर गई थी और उसके पिता की मौत हो गई थी। लेकिन तभी ऐना उसे बीच में रोक देती है और उसे शांत करने के लिए वापस से गाना गाने लगती है। इसी बीच सीढ़ियां चढ़ते हुए ऐना जो से कहती है कि मैंने नोटिस किया है कि पानी नमकीन है, जबकि ये बारिश होनी चाहिए थी, यानी कि मीठा पानी। पर तभी जो बताता है कि एक छोटा एस्टेरॉइड अंटार्कटिका से टकराया है, जिससे बर्फ पिघल गई और समुद्र का पानी बारिश के साथ मिल गया और अब पूरा जापान डूब चुका है, यानी थोड़ी देर में ये बिल्डिंग भी डूब जाएगी। इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर ऐना हैरान हो जाती है और पूछती है कि एक्सपर्ट्स ने इस डिजास्टर की प्रेडिक्शन क्यों नहीं की। तो जो कहता है कि उन्हें इस चीज का अंदाजा था, लेकिन समय रहते वो तैयारी नहीं कर पाए, जिस वजह से आज पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इससे लगभग पूरी ह्यूमन रेस समाप्त हो जाएगी। जो आगे कहता है कि ऐना, तुम्हारी जिम्मेदारी है एक नई ह्यूमन स्पीशीज को बनाना और इसी वजह से मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वो उसे याद दिलाता है कि वो उन दो लोगों में से एक है जिन्होंने एआई के जरिए ह्यूमन इमोशन सिस्टम डेवलप किया था। वो बताता है कि उसकी मैनेजर ह्यून अब गायब हो चुकी है, जिसके बाद उसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन जब वो नहीं मिली तो उसे डेड मान लिया गया। अब ऐना ही उसकी आखिरी उम्मीद है। जो ये भी बताता है कि लैब में ह्यूमन लाइक बॉडीज तैयार कर ली गई हैं। उनमें इंटेलिजेंस और रिप्रोडक्शन की एबिलिटीज भी हैं, बस उनमें ह्यूमन इमोशन सिस्टम डालना बाकी है। यानी अब पूरा फ्यूचर ऐना पर डिपेंड करता है। जो उसे बताता है कि जब वो कंपनी पहुंचेगी तब उसे सब कुछ साफ समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी देर बाद जीन अपनी माँ से कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। फिर तीनों वापस जाकर एक अपार्टमेंट में घुसते हैं और जीन को बाथरूम ले जाते हैं। इसी दौरान जो कमांड को इन्फॉर्म करता है कि वो लोग 15th फ्लोर पर हैं। उसकी बातों से साफ लगता है कि वो ऐना से कोई बात छुपा रहा है। वो जानबूझकर उसे पूरी सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि ऐना बिना किसी दबाव के उसका साथ दे रही है। कॉल खत्म होने के बाद ऐना जो के डिवाइस से अपनी माँ को फोन करती है। उसकी माँ बताती है कि वो अपनी बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर तक पहुंच गई हैं, लेकिन वो कहती हैं कि इस कैटास्ट्रॉफी में उन्हें जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। वो ऐना से कहती हैं कि उसकी चिंता ना करें और सिर्फ खुद और जीन को बचाने पर ध्यान दें। अब ऐना रोते हुए अपनी माँ को अलविदा कहती है और कॉल काट देती है। फिर उसी समय जीन बाथरूम से बाहर आ जाता है, पर तभी अचानक पानी के प्रेशर की वजह से गैस पाइप फट जाती है, जिसके बाद जो उन्हें लेकर जल्दी से कोई रास्ता ढूंढने लगता है, इससे पहले कि आग पूरे अपार्टमेंट में फैल जाए। अब उनके पास बालकनीज से भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन भागकर ऊपर जाते समय ऐना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है, पर जल्दी से वो पानी की सरफेस पर आ जाती है। इसके बाद वो एक प्लास्टिक बोर्ड पकड़ लेती है ताकि वो डूब न जाए। फिर वो अपने बेटे को आवाज देकर बताती है कि वो ठीक है और उसके पीछे आ रही है। इसके बाद वो तैरना शुरू करती है और वापस बिल्डिंग की तरफ जाती है। आखिरकार वो खुद को 10th फ्लोर पर पाती है। इसी बीच वो एलिवेटर के अंदर फंसी अपनी एक पड़ोसन की आवाज सुनती है। अब ऐना उसे बचाने के लिए एलिवेटर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी पानी की लहर आती है और ऐना फिर से डूब जाती है। इस पल ऐना को फिर से अपना पुराना हादसा याद आता है। वो उस दिन को याद करती है जब उनकी कार पानी में डूब गई थी। उस वक्त ऐना कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। हम देखते हैं कि वो अपने पति और बेटे को ठीक होने का भरोसा दिलाती है। उसका पति अपने बेटे की सीट बेल्ट खोलता है और उसे कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पति कार में फंस जाता है और हिल ही नहीं पाता। इसके बाद ऐना के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो अपने पति को वहीं छोड़कर अपने बेटे को लेकर पानी से बाहर निकलती है ताकि उसका बेटा डूब न जाए। अब अचानक ऐना उस याद से बाहर आती है। वो पानी से ऊपर आती है और देखती है कि वो एलिवेटर से दूर बह चुकी है।
वो अब 18th फ्लोर तक पहुंच चुकी होती है। अब तक वो टूट जाती है क्योंकि वो अपनी पड़ोसन को नहीं बचा पाई थी। अब उसी समय जो वहां पहुंचता है और एना से जल्दी ऊपर जाने को कहता है क्योंकि उसका बेटा ठीक नहीं होता। अब एना दौड़कर जीन के पास जाती है और वो देखती है कि जीन को शुगर अटैक आ गया है। फिर जो उससे बेटे की मेडिसिन के बारे में पूछता है तो एना बताती है कि मेडिसिन वाला बैग उससे खो गया है। वो जीन को संभालती है और उसे इलाज देने के लिए दौड़ पड़ती है। इसी बीच वो सामने दिखने वाले पहले अपार्टमेंट में घुस जाती है। इसके बाद वो उस अपार्टमेंट के बूढ़े मालिक से माफी मांगती है और फौरन जीन को जमीन पर लेटाती है। इसके बाद वो जल्दी से फ्रिज खोलती है और उसमें से जूस निकालती है। वो जूस में ज्यादा शुगर डालकर जीन को पिलाने लगती है और उसी समय एना को अपनी मैनेजर ह्यून के साथ जुड़ी एक पुरानी याद आती है। असल में उस वक्त एना अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे को छोड़ देना चाहती थी। उसे लगता था कि वो एक जिम्मेदार माँ नहीं बन पाएगी, लेकिन ह्यून उसे रोकती है और कहती है कि जल्दबाजी मत करो। वो बताती है कि लैब एक दिन एना से उसका बेटा वापस ले लेगा, साथ ही ह्यून से भी उसकी बेटी यूजिन वापस ले ली जाएगी। अब यही हमें पता चलता है कि एना और ह्यून ने अपने बच्चों को खुद बनाया था, यानी जीन और यूजिन ह्यूमन इमोशन सिस्टम का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स थे। अब ह्यून कहती है कि उसे पछतावा है कि उन्होंने अपने बच्चे बनाए। असल में उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो उनसे इतना ज्यादा जुड़ जाएंगे। खैर, तभी एना अपनी यादों से बाहर आती है क्योंकि जीन होश में आ चुका था। वो अपनी माँ से कहता है कि वो खुद को रोक नहीं पाया और उससे उसके कपड़े गंदे हो गए। फिर एना उसे साफ करने के लिए जाती है, लेकिन इसी दौरान वो देखती है कि सूरज निकल आया है और तूफान रुक गया है। पर जो उसे बताता है कि ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है और तूफान फिर से लौट सकता है। इसके बाद जो उसे वो सच्चाई बताता है जो वो अब तक छुपा रहा था। वो कहता है कि लैब पहुंचते ही उसका बेटा उससे छीन लिया जाएगा। जो ये भी बताता है कि वो यानी खुद जो भी उन्हीं बच्चों में से एक है जिन्हें उनकी माँओं ने छोड़ दिया था और इसी वजह से वो इंसानी जाति की फितरत से नफरत करता है। अब वो जानबूझकर एना को ये सब बताता है क्योंकि वो उसका रिएक्शन देखना चाहता था। हालांकि एना पर इस बात का असर पड़ता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को छुपा लेती है। वो फिलहाल चुप बनी रहती है और जो को कोई जवाब नहीं देती। अब उसी पल तूफान दोबारा लौट आता है। इसके बाद तीनों जल्दी से जीन को लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। फिर सीढ़ियां चढ़ते समय एना एक आदमी को जमीन पर बैठा देखती है। उसके सामने उसकी प्रेग्नेंट पत्नी भी बैठी होती है। साफ दिखता है कि उसकी डिलीवरी होने वाली है। अब वो आदमी एना से मदद मांगता है, लेकिन जो कहता है कि उनके पास समय नहीं है और उन्हें तुरंत निकलना होगा। इसलिए एना उस आदमी से माफी मांगती है। उसी पल एना टूट जाती है और वो जो से कहती है कि वो अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती। जो उसे बताता है कि वो उसकी मदद करेगा ताकि जीन उसके साथ रह सके। फिर वो उसे लेकर तेजी से आखिरी फ्लोर तक पहुंचता है जहां लैब की एक टीम मौजूद होती है। उस टीम की अगुवाई एक आदमी कर रहा होता है जिसका नाम किम है। अब किम एना को बताता है कि वो उसका बेटा ले जाएगा। हम देखते हैं कि इस लैब में जीन को न्यू ह्यूमन नंबर 77 कहा जाता है। अब एना को बताया जाता है कि उसे ह्यूमन इमोशन सिस्टम पर काम जारी रखना है, तो एना पूरी तरह से टूट जाती है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। इसके बाद एना दौड़कर जो के पास जाती है और उससे गुहार लगाने लगती। झूठ बोला था। वो कहता है कि ह्यून मरी नहीं थी, बल्कि वो अपनी बेटी यूजिन को लेकर भाग गई थी और ये इस बात का सबूत है कि ह्यून ने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, जबकि एना जानते हुए भी उसके साथ आई कि उसका बेटा उससे लिया जा सकता है। ये कहकर जो उसे वहीं छोड़ देता है और चला जाता है। अब एना टूट जाती है जब वो देखती है कि सोल्जर्स उसके बेटे को सेडेक्टिव इंजेक्शन दे रहे हैं। फिर वो उसका सिर मुंडवाने लगते हैं ताकि उसका दिमाग खोल सके। इसके बाद एना भागकर किम के पास जाती है और वो उसे अपने बेटे को छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन किम उससे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि एना का बनाया हुआ मॉडल सफल रहा है। असल में वो यहाँ जीन की बात कर रहा होता है। किम आगे बताता है कि लैब जीन का इस्तेमाल उसी जैसे और मॉडल्स बनाने के लिए करेगा। फिर वो एना को याद दिलाता है कि यही बात उसने खुद कही थी जब उसने जीन को बनाया था। एना का कहना था कि इस मॉडल की मदद से और भी ह्यूमंस तैयार किए जा सकते हैं। अब इसी बीच एना पीछे से मार दिया है। अब किम उसे बताता है कि वहां मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एना को जाने की इजाजत है। अब एना अपने बेटे के पास लौटती है और वो उसे गले लगाती है और रोते हुए अलविदा कहती है। इसके बाद वो सदमे की हालत में हेलीकॉप्टर की तरफ चल देती है। फिर हेलीकॉप्टर में बैठते ही 2 सोल्जर्स आते हैं और उनके साथ जीन का ब्रेन होता है जो उसके शरीर से निकाल लिया गया होता है। इसके बाद एना और जीन लैब की टीम के साथ स्पेसशिप में होते हैं
और ये स्पेसशिप धरती के चारों तरफ घूम रही होती है। उसी समय एना से एक व्यक्ति कांटेक्ट करता है जिसका नाम सियू है। सियू उसे बताता है कि वही इस मिशन का हेड है। वो बताता है कि अगले 15 मिनट में हजारों मीटियर के टुकड़े धरती पूरी तरह से खत्म होने से बचाने के लिए लैब ने 7 स्पेसशिप्स लॉन्च की हैं। ये स्पेसशिप्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजी गई हैं। इन स्पेसशिप्स में मौजूद लोग ही ह्यूमैनिटी के आखिरी सर्वाइवर्स हैं। फिर सियू बताता है कि वो लोग इजाबेला लैब जा रहे हैं जहां वो ह्यूमन बॉडीज बना सकते हैं और एना ही अकेली है जो उन बॉडीज में ह्यूमन इमोशंस डाल सकती है। सियू ये भी बताता है कि इस बार वो सिर्फ बच्चे नहीं बनाएंगे बल्कि वो माँ और बच्चे दोनों बनाएंगे। इससे ह्यूमन रिप्रोडक्शन तेजी से बढ़ सकेगा और नए ह्यूमन स्पीशीज को ग्रेट फ्लड के बाद की दुनिया में सरवाइव करने लायक बनाया जाएगा। लेकिन एना कहती है कि इंसानी जाति को सबसे पहले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट समझनी होगी और इसके लिए मैटरनल इंस्टिंक्ट का होना जरूरी है। वो कहती है कि ये इंस्टिंक्ट पहले मदर में डाली जानी चाहिए क्योंकि बच्चे का निर्माण पहले ही पूरा हो जाएगा। अब एना तय करती है कि एक्सपेरिमेंट मदर पर किया जाएगा और बच्चे को माँ से छुपा दिया जाएगा। इसके बाद माँ को कई मुश्किलों से गुजरते हुए अपने बच्चे को ढूंढना होगा। शुरुआत से दोहराया जाएगा। वो कहती है कि एक्सपेरिमेंट 0 से दोबारा शुरू होगा और इस बार अगर माँ बच्चे को ढूंढ लेती है तो एक्सपेरिमेंट सफल माना जाएगा। इस पर सियू पूछता है कि इसका मतलब अगर माँ असफल रही तो ह्यूमन एक्सटिंक्शन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि एना जवाब देती, सामने की स्पेसशिप टूट जाती है और उसका मलबा उनकी तरफ आने लगता है जो उनके स्पेसशिप को भेद देता है। अब सीन यहाँ पर कट होता है और हम एकदम से एना को फिर से वापस से उसके बेड पर देखते हैं जैसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। एना अचानक अपनी नींद से जागती है, वो भी अपने बेटे जीन की आवाज पर। अब जीन कहता है कि अपार्टमेंट में एक स्विमिंग पूल बनाई गई है और तभी उसे दिखता है कि एना की टी शर्ट पर 491 लिखा है जबकि पिछली बार उसकी टी शर्ट एकदम ब्लैंक थी। अब एना हैरान होकर उठती है और उसी समय उसे वापस से पिछली बार की तरह जो का कॉल आता है। फिर जो उसे बताता है कि उसकी प्रोटेक्शन और रेस्क्यू की जिम्मेदारी उस पर है। अब कॉल के दौरान जीन एना को अपनी ड्राइंग दिखाना चाहता था लेकिन एना उसे डांट देती है और दूर कर देती है क्योंकि वो कॉल पर ध्यान देना चाहती थी। इस बीच जो उससे कहता है कि वो रूफ टॉप पर चली जाए जब तक वो भी वहां पहुंच जाएगा। इसी बीच वो जोर देकर कहता है कि जीन को भी साथ ले जाए। ये सुनकर एना को ह्यून की बात याद आती है जब उसने कहा था कि लैब उसका बेटा उससे छीन लेगा। अब एना तुरंत जो का कॉल काट देती है और उसके बाद वो जीन की मेडिसिन उठाती है और उसे एक छोटे से बैग में रखती है। फिर वो जीन को ढूंढने लगती है और वो उसे क्लोजेट के अंदर छुपा हुआ मिलता है। वो उससे नाराज होता है क्योंकि उसने उसे डांटा था, लेकिन एना उसे समझाती है कि ये नाराज होने का समय नहीं है। वो उसे बताती है कि अभी उसे उनकी बात माननी होगी। फिर जीन उसकी बात मान लेता है जिसके बाद एना उसे जल्दी से अपनी पीठ पर उठाती है और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। तभी वो सामने वाली बिल्डिंग में जो को देखती है जो उसे आवाज दे रहा होता है, लेकिन एना इस बार उससे बचने के लिए तेजी से भागती है और इसी दौरान तूफान और तेज हो जाता है जिस वजह से एक ऊंची पानी की लहर आती है और पूरा इलाका डूब जाता है। फिर एना अपने बेटे के साथ तैरते हुए पानी की सतह तक पहुंचती है और जीन की मदद करती है ताकि वो वापस बिल्डिंग में घुस सके। लेकिन जैसे ही मेडिसिन वाली बैग उससे खो जाती है। फिर जब एना अपने बेटे की तरफ देखती है तो जीन वहां से गायब होता है और उसी पल एना को मेमोरी याद आती जहां वो जीन की स्विमिंग गॉगल्स पकड़े हुए होती है। इसके बाद वो अपनी जेब में हाथ डालती है और हैरान रह जाती है क्योंकि वो गॉगल्स अब भी उसके पास होती हैं। इसके बाद एना बेहोश हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि अब उसकी टी शर्ट पर लिखा नंबर बदलकर 787 हो गया है। अब जो अपनी रिपोर्ट सेंड करता है, लेकिन इतनी देर में होश में आते ही एना उसको छोड़कर अपने बेटे को ढूंढने के लिए भाग जाती है, पर जो उसे रोक लेता है। वो उसे अपने फोन पर एक फोटो दिखाता है जहां उसे जीन लोगों के बीच चलता हुआ दिखाई देता है। असल में वो स्टेयर्स की तरफ जा रहा होता है ताकि रूफ टॉप पर पहुंच सके। अब जो एना को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उनकी सिक्योरिटी टीम जीन को ढूंढने निकल चुकी है। जो कहता है कि उनकी टीम जीन को ढूंढ लेगी, लेकिन एना उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। वो जिद करती है कि जब तक उसे जीन नहीं मिल जाता वो खुद तलाश जारी रखेगी। अब जो उसे पकड़कर रूफ टॉप की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच एना उससे उसकी गन छीन लेती है। इसके बाद वो गन उसकी तरफ तान देती है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है। अब जो जवाब देने वाला होता ही है कि अचानक गैस पाइप्स फट जाती हैं, जिससे एना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिरने वाली होती ही है कि जो आखिरी पल में उसे पकड़ लेता है।
इसी समय उसकी टी शर्ट पर लिखा नंबर बदलकर 1931 हो जाता है। इसके बाद जो दोबारा से कहता है कि उसे जीन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ऐना उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। वो जो को छोड़ देती है और पानी में कूद जाती है। इसके बाद ऐना वापस से बिल्डिंग के अंदर जाती है और वो खुद को फिर से 10th फ्लोर पर पाती है। अब वो एलिवेटर की तरफ जाती है, जहाँ दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाकर पूछती है कि क्या कोई अंदर है। तो अंदर से उसे एक बच्ची की आवाज आती है जिसका नाम जी था। अब जी उससे पूछती है कि ऐना को कैसे पता चला कि वो एलिवेटर में फंसी है। यहाँ ऐना भी हैरान होती है कि आखिर उसे ये बात कैसे पता थी, लेकिन फिलहाल वो इस सवाल को नजरअंदाज कर देती है। अब ऐना पानी के अंदर डुबकी लगाकर एलिवेटर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और इसी बीच अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। लेकिन इसके बाद अचानक ऐना को दोबारा से उसी एलिवेटर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दिखाया जाता है। यहाँ वो जी से कहती है कि वो दरवाजा खोलने का सामान लेने जा रही है और जल्दी ही वापस आएगी। और फिर हम गौर करते हैं कि इस समय उसकी टी शर्ट पर लिखा नंबर बदलकर 4007 हो जाता है। अब ऐना एक लकड़ी का टुकड़ा लाती है और उसकी मदद से एलिवेटर का दरवाजा खोल देती है और इस तरह से वो जी को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद ऐना जी को पास के एक अपार्टमेंट में ले जाती है और उसके गीले कपड़े बदलवाती है। फिर ऐना उसे शांत करती है और उसकी सेफ्टी का भरोसा दिलाती है। इसी बीच ऐना जी को बताती है कि उसके दादाजी ठीक है और अभी अपार्टमेंट में ही है। अब ये सुनकर जी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ऐना को कैसे पता चला कि वो अपने दादाजी के पास जा रही थी। एक बार फिर से ऐना खुद भी हैरान होती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि उसे ये कैसे मालूम हुआ। लेकिन तभी ऐना जी से कहती है कि वो थोड़ी देर में मर जाएगी, इसलिए वो जल्दी से जी को अपने बेटे जीन का हुलिया बताती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें कहीं जीन दिखे तो उससे कहना कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी। अब जी बताती है कि जब वो एलिवेटर में फंसी थी तब उसने 2 लोगों को एक बच्चे से बात करते हुए सुना था और वो लोग उस बच्चे से उसकी माँ के बारे में पूछ रहे थे। वो ये भी पूछ रहे थे कि क्या उसे अपार्टमेंट का डोर कोड पता है। इसके बाद जी आगे बताती है कि वो लोग ऊपर वाले फ्लोर की तरफ गए थे। अब ऐना जी का शुक्रिया अदा करती है और तुरंत ऊपर वाले फ्लोर पर अपने बेटे को ढूंढने निकल जाती है। फिर वहाँ वो 2 लड़कों को एक अपार्टमेंट से बाहर निकलते देखती है जो अभी अभी चोरी करके निकले होते हैं। उसे देखते ही वो दोनों उसे मारने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक से अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है जहाँ हमें जो जी के साथ दिखाई देता है। अब बिना रुके जो उन दोनों लड़कों पर हमला कर देता है और उनमें से एक को पानी में फेंक देता है। साथ ही वो दूसरे को पकड़कर मारता है ताकि उससे उसे जीन के बारे में पता चल सके। इसके बाद वो लड़का बताता है कि जिस बच्चे के बारे में वो पूछ रहा है वो उन्हें छोड़कर खुद ही चला गया था। तो ये सुनकर जो उसे भी पानी में फेंक देता है। इसके बाद जो ऐना को बताता है कि किसी ने उसके बेटे का अपहरण नहीं किया बल्कि जीन खुद ही किसी जगह पर छुप गया है। अब जो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि जीन कहाँ छुप सकता है, तो ऐना कहती है कि उसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ये सुनकर जो हैरान हो जाता है और वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। उसी वक्त ऐना पास के कमरे में एक पुराना दृश्य देखती है। वो पल जब वो अपने बेटे को शुगर अटैक वापस से जी के पास जाती है और वो उसे बताती है कि अब वो जा रही है। साथ ही वो जी को अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो अपने दादा दादी को छोड़ दे, लेकिन जी ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपने दादा दादी के साथ ही रहेगी और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब इसी बीच जी की दादी ऐना को जूस के लिए एक बोतल देती है और कहती है कि ये उसके बेटे के लिए है। ये देखकर ऐना हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि उन्हें कैसे पता कि उसके बेटे को डायबिटीज है, कि उसे जूस पिलाना जरूरी है वरना उसे फिर से शुगर अटैक आ सकता है। अब जो फिर से उसके पीछे चलता है और वो कहता है कि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। वो ऐना को बताता है कि जीन उसे छोड़कर खुद चला गया था। फिर वो पूछता है कि आखिर कोई बच्चा ऐसा क्यों करेगा। अब ये सुनकर ऐना टूट जाती है और वो कहती है कि यही वजह है कि वो उसे ढूंढना चाहती है। वो मानती है कि पहले भी वो उसे ढूंढने में असफल रही थी और यही साफ हो जाता है कि ये सब वही एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में ऐना ने पहले मिशन के दौरान बताया था। उसने कहा था कि वो माँ को अपने बच्चे को ढूंढने देगी और उसके रास्ते में कई ऑब्स्टिकल्स रखे जाएंगे। अब साफ हो जाता है कि ऐना की टी शर्ट पर बदलने वाला नंबर असल में उसके अटेम्प्ट्स का नंबर है। यानी हर बार जब वो अपने बेटे को ढूंढने में फेल होती है तो एक्सपेरिमेंट दोबारा से शुरू हो जाता है। इसके बाद ऐना जो से विनती करती है, अपार्टमेंट्स में देख चुकी है और अब बस कुछ ही अपार्टमेंट के बाद जो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और वो खुद भी हैरान होता है कि आखिर वो बिना सोचे उसकी बात क्यों मान रहा है। इसके बाद ऐना आगे बढ़ती है
और जीन को ढूंढते ढूंढते उसकी टी शर्ट पर लिखा नंबर बदलकर 7993 हो जाता है। अब वो 28th फ्लोर पर पहुंच जाती है। वहां उसे वही प्रेग्नेंट वुमन की आवाज सुनाई देती है जिसे उसने पहले देखा था। इस बार वो महिला बच्चे को जन्म दे चुकी होती है। अब ऐना उसके पास जाती है और उसकी मदद करती है। इस बीच वो उस महिला को अपने बच्चे को गोद में लिए देखकर भावुक हो जाती है। तभी उस महिला का पति दौड़ता हुआ आता है जो उसके लिए पानी लेकर आया था ताकि डिलीवरी में मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर वो बहुत खुश होता है जब वो देखता है कि उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया है। अब वो महिला अपने पति से कहती है कि उसने पहले ही सपना देखा था कि जिस दिन उसका बच्चा पैदा होगा उस दिन एक बड़ी स्टॉर्म आएगी। अब ये सुनकर ऐना को जीन की बात याद आती है। वही पल जब जीन ने कहा था कि उसने भी एक सपना देखा है। असल में जीन ने भी एक सपना देखा था जिसे उसने ड्रॉ किया था और वो ऐना को अपनी वही ड्राइंग दिखाना चाहता था। लेकिन उस वक्त ऐना एक कॉल में बिजी थी, जिसके बाद जीन ने कहा था कि उसने वो ड्राइंग उसके फोन पर भेज दी है। अब ऐना अपना फोन निकालती है और वो फोटो चेक करती है और आखिरकार ड्राइंग देख लेती है। लेकिन ये देखकर ऐना चौंक जाती है। जीन ने उसकी तस्वीर बनाई होती है जिसमें उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर था। ये वही सीन था जब ऐना ने पहले जीन को छोड़ा था और हेलीकॉप्टर में बैठी थी। ऐना तब टूट जाती है जब वो देखती है कि जीन ने उसी ड्राइंग की कई कॉपीज उसे भेजी हैं। उसे वो पल याद आता है जब जीन अपार्टमेंट में क्लोजेट के अंदर छुपा हुआ था। उस समय जीन ने उससे कहा था कि वो काफी समय से उससे झूठ बोल रही है। अब ये सोचते ही ऐना तेजी से अपार्टमेंट की तरफ भागती है। फिर वो इस उम्मीद में क्लोजेट को खोलती है कि उसमें जीन अंदर होगा। लेकिन तभी सोल्जर्स उस पर हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद जब ऐना होश में आती है तो वो ड्रग्स के असर में होती है। वहाँ जो भी मौजूद होता है और वो उसे बताता है कि जैसे ही उन्हें जीन मिल जाएगा तो वो उसे पूरी तरह से होश में ले आएंगे। लेकिन अभी उसे रूफ टॉप पर ले जाना जरूरी है ताकि मिशन पूरा किया जा सके। इस पर ऐना उसे बताती है कि सोल्जर्स उसे धोखा दे रहे हैं। वो कहती है कि जैसे ही वो रूफ टॉप पर पहुंचेगा तो उसे मार दिया जाएगा। अब ये सुनकर जो को वो पल याद आता है जब उसे गोली मारी गई थी। इसके बाद अब वो भी सच जानना चाहता था, इसलिए अब वो खुद सोल्जर्स पर हमला करने का फैसला करता है। इस तरह जो सोल्जर्स से लड़ता है और उन्हें मार देता है। लेकिन तभी आखिरी सोल्जर उसे पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ऐना उसकी मदद करती है। वो सोल्जर को गोली मार देती है और उसे खत्म कर देती है, जिससे जो बच जाता है। अब ऐना के कहने पर जो उसे एक खास सब्सटेंस इंजेक्ट करता है जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद ऐना उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि पहली बार उसने जब जीन को छोड़ा था तो उसके बाद हर अगली कोशिश में जीन गायब हो जाता था। वो ये भी बताती है कि अभी हम जैसी भी बातें कर रहे हैं वैसी बातें पहले भी हजारों बार हो चुकी है। ये सुनकर अब जो को भी अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं। वो देखता है कि कैसे वो कई बार ऐना के साथ मिलकर सिक्योरिटी टीम से लड़ा था। ऐना आगे बताती है कि जीन को शुरू से ही सब कुछ पता था और इसी वजह से वो हर बार गायब हो जाता था। असल में वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसे दोबारा छोड़ दे। ऐना कहती है कि जब भी जीन डरता है या गुस्सा होता है तो वो क्लोजेट के अंदर जाकर छुप जाता है। मैं हर बार उसे ढूंढने की कोशिश करती थी तो सिक्योरिटी टीम उसे रोकने की कोशिश करती थी, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार उन्होंने जीन को उससे छीन लिया था। अब ऐना कहती है कि अगर वो इस बार जीन तक पहुंच भी गई तो हो सकता है जीन उसे देखना ही ना चाहे, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने पहले उसे छोड़ दिया था। तो जो उसे समझाता है कि यह सोच गलत है। वो कहता है कि चाहे जीन हजारों बार गायब हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी माँ से नफरत करता है, बल्कि वो उसका इंतजार कर रहा है कि उसकी माँ उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंचे। अब जो ऐना को हौसला देता है और वो कहता है कि उसे अपने बेटे को ढूंढना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि ऐना अपनी 21,499वीं अटेम्प्ट में है। वो पानी के नीचे सिक्योरिटी टीम के सोल्जर्स से लड़ती है और उन्हें हराकर तेजी से रूफटॉप की तरफ बढ़ती है। वहां उसे एक बंद क्लोजेट दिखाई देता है और जैसे ही वो उसे खोलती है तो अंदर जीन को पाती है जो अभी बेहोश होता है। इसके बाद वो उसे जूस पिलाती है पर वो होश में नहीं आता। अब ऐना उससे रोते हुए माफी मांगती है कि उसे लगा होगा कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, पर तभी जीन होश में आता है और ऐना से कहता है कि उसने उसे छोड़ा नहीं था। फिर वो उसे याद दिलाता है कि उसी ने जीन से कहा था कि वो क्लोजेट में छुपकर उसका इंतजार करे। तभी ऐना को अपनी पहली बार की मेमोरी याद आती है जब उसने जीन को अलविदा कहा था। वो उसके पास गई थी और उसे बताया था कि रूफटॉप के पीछे एक क्लोजेट है जहां वो छुप जाए और तब तक इंतजार करे जब तक कि ऐना वापस ना आ जाए।
यही साफ हो जाता है कि ये सब एना की एक बड़ी चाल थी और उसने ही पूरी लैब को धोखा दिया था। उसका मकसद ये था कि एक्सपेरिमेंट के दौरान वो जीन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके और धीरे धीरे लैब के सभी मेंबर्स को खत्म कर सके। अब ये भी समझ में आ जाता है कि एना ने खुद एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने का फैसला क्यों किया। अब कहानी पीछे जाती है जब उस स्पेसशिप का मलबा एना की शिप से टकराया था। हम देखते हैं कि एना के पेट में एक श्रेपनेल लग गया था, जिसके बाद वो मिशन के हेड से कहती है कि वही मदर की भूमिका निभाएगी जो अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश करेगी। उसका मानना होता है कि इसी तरह से वो ह्यूमन रेस में मैटरनल इंस्टिंक्ट डाल पाएगी। तो इसके बाद एना को मशीन्स से जोड़ दिया जाता है और उसकी मेमोरी डेटा निकाल ली जाती है। फिर उसे जीन की मेमोरी डेटा के साथ यही हम समझ पाते हैं कि इसीलिए जीन को अपनी माँ की कही बात याद थी, जबकि एना हर बार अपनी मेमोरी लॉस कर रही थी। खैर, इसके बाद एना एक्सपेरिमेंट के मल्टीपल अटेम्प्ट्स शुरू करती है। फिर प्रेजेंट में जब जीन उसे सब कुछ याद दिला देता है तो उसी समय लैब के सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं। अब एना अपनी जेब से स्विमिंग गॉगल्स निकालती है जो उसने अपनी मेमोरी में शुरू से सेट करके रखे थे। फिर वो उन गॉगल्स को जीन को देकर उसे पानी में कूदने को कहती है और इसी दौरान एना लैब के सोल्जर्स पर हमला कर देती है। ऐसा करने से उस लैब का सर्वर क्रैश हो जाता है और पूरी एक्सपेरिमेंट रुक जाती है। इसी तरह जीन आखिर में लैब के प्रोग्राम को हरा देता है और एना खुद को एक्सपेरिमेंट से आजाद कर लेती है। फिर एना भी पानी में कूद जाती है और तैरते हुए जीन तक पहुंच जाती है। तभी ऊंची ऊंची लहरें उनकी तरफ आने लगती हैं और एना को जीन की डाइविंग ट्रेनिंग याद आती है। अब वो जीन से कहती है कि अब वो दोनों साथ में पानी के नीचे डाइव करेंगे और उसी पल एक बड़ी लहर उन तक पहुंचती है, जिसके बाद वो दोनों पानी के नीचे चले जाते हैं और इस तरह एना और जीन की जिंदगी खत्म हो जाती है और इसी के साथ ही पूरी ह्यूमन रेस का अंत हो जाता है और यही फिल्म भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।